हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इस चैप्टर में क्या है, हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ 1 से। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his had seemed too much large. तो यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में हम बात कर रहे हैं, और आप लोगों को पता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन अपने टाइम के बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे। उनके द्वारा डिस्कवर की गई बहुत सारी थ्योरीज को हम आज भी अपनी साइंस की बुक्स में पढ़ते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी के उल्म शहर में। और जब वो पैदा हुए थे तो उनको देख के लगता नहीं था कि वो इतना बड़ा काम करेंगे। वो सामान्य बच्चों की तरह ही दिख रहे थे जैसे कि बाकी बच्चे होते हैं। लेकिन उनकी जो मदर थी, उनको काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता था अल्बर्ट को देख के। वो सोचती थी कि मेरा जो बेटा है वो आगे जाके बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा से लेके पैदा हुआ था, तो उसको लगता था कि मेरा बेटा जो है वो नॉर्मल बच्चा नहीं है और कहीं ये कमज़ोर ना रह जाए। At the age of 2.5, Einstein still was not talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do, but other children and his playmates called him rather boring, so the youngster played by himself much of the time. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Mada, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" तो यहाँ पर क्या हुआ कि आइंस्टीन जो था, जब बोलना शुरू हुआ तो काफ़ी लेट बोलना शुरू किया। उसने 2.5 ईयर की एज में बोलना शुरू किया। तो काफ़ी लेट बोलना आइंस्टीन ने शुरू किया 2.5 ईयर की एज में। और जब उसने बोलना शुरू किया तब भी वो बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाता था, वो अक्सर हकलाता था। ज़्यादातर बस उसके ट्वाइस होते थे, यानी कि 2 बार उसको बोलना पड़ता था मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसकी वजह से हम बोलते थे कि वो हकलाता था। आइंस्टीन को नहीं पता था कि बाकी बच्चे क्या होते हैं, तो ज़्यादातर बाकी बच्चों के संग कैसे रहा जाता है, कैसे खेला जाता है। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था, इसलिए ज़्यादातर जो उसके साथ के बच्चे होते थे वो उसको ब्रदर बोरिंग बोलते थे, इसलिए उसको अपने साथ खिलाते भी नहीं थे। और इसी वजह से आइंस्टीन मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले खुद से खेला करता था। और वो मैकेनिकल जो टॉयज़ होते हैं ना, जो खिलौने होते हैं मशीन के बने हुए, या जिनमें कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, किसी में आवाज़ निकल रही है, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे खिलौने बहुत पसंद थे। तो जब उसकी सिस्टर मादा पैदा होती है तो बोलता है बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ इसके पहिए क्या हैं, कहाँ हैं? क्योंकि वो भी छोटी होती है, वो भी अपने हाथ पैर फेंक रही होती है, तो उसको लगता है एक नया खिलौना आया है, एक नया मैकेनिकल टॉयज़ है। तो बोलता है बाकी सब ठीक है, लेकिन वेयर आर दी व्हील्स, इसके पहिए कहाँ हैं, चलेगी कैसे ये? A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violist, maintaining this skill throughout his life. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो एक हायर मास्टर हैं, एक बार हेड मास्टर ने आइंस्टीन के फादर को बोला कि जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका लड़का बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, क्योंकि चाहे ये कुछ भी बनना चाहे, इसको सफलता किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आइंस्टीन के जो शुरुआती वर्ष थे वो किस तरीके के थे। आइंस्टीन को कोई भी नहीं इतना इंटेलिजेंट समझता था, और किसी को भी भरोसा नहीं था कि आइंस्टीन के नाम पर इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड दर्ज हो जाएंगे। तो जब वो उसके पिता एक बार उसके हेडमास्टर से मिलते हैं, तो हेडमास्टर क्या बोलता है कि जी पढ़ने दो जो पढ़ रहा है, आपका लड़का कुछ भी पढ़ ले लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसकी मदर बोलती है कि बेटा तुम पढ़ाई में नहीं तो चलो संगीत में ही कुछ कर लो, तो उसको वायलिन सीखने के लिए बोलती है, जिसकी वजह से वो वायलिन सीखता है और बहुत बढ़िया वायलिन बजाता है। उसको बोलते हैं कि इस तरीके से गिफ्टेड उसके अंदर वो क्वालिटी थी कि जब वो वायलिन बजाना शुरू करता है तो बहुत अच्छा उसके संग बजता है, ठीक है। और अपनी इस स्किल को पूरी ज़िंदगी अपने साथ रखता है। बट अल्बर्ट Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. तो अल्बर्ट इतना भी डम नहीं था, इतना भी बुरा नहीं था। वो हाई स्कूल जाता है म्यूनिख में, जहाँ पर उसकी फैमिली तब शिफ्ट कर जाती है जब वो सिर्फ 15 महीने का होता है, और वहाँ के हर सब्जेक्ट में वो हाईएस्ट मार्क्स लेके आता है। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन। आइंस्टीन को स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल का रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल पसंद नहीं होता है, जिसकी वजह से उसकी अक्सर वहाँ के टीचर से बहस होती रहती है। और 15 साल की उम्र में आइंस्टीन परेशान होकर स्कूल छोड़ देता है।
द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। पिछले साल में अल्बर्ट के जो पेरेंट्स होते हैं वो मिलान शिफ्ट कर जाते हैं और अपने बेटे को पढ़ाई के लिए अपने रिलेटिव्स के पास छोड़ जाते हैं। और काफ़ी बात करने के बाद आइंस्टाइन उनसे बोलता है कि जी मैं तो अपनी पढ़ाई स्विट्ज़रलैंड में कंटिन्यू करूँगा, एक वहाँ पर ज़्यादा लिबरल लोग रहते हैं म्यूनिच के कंपैरिजन में। लिबरल का मतलब होता है समझदार लोग रहते हैं म्यूनिच के कंपैरिजन में। तो आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टाइन का मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और आइंस्टाइन का मैथमेटिक्स हाईली गिफ्टेड था, यानी कि मैथमेटिक्स उसको बहुत अच्छे से आती थी और उसका जो इंटरेस्ट था वो फिजिक्स में था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और अपना स्कूल पूरा करने के बाद उसने क्या डिसाइड किया कि ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करेगा। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग। लेकिन आइंस्टीन के बारे में पढ़ते पढ़ते आपको ये ना लगे कि आइंस्टीन काफ़ी पढ़ाकू था, उस बंदे का इंटरेस्ट और चीज़ों में भी था। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट कहाँ पे था? वो इंटरेस्ट था उसका अपनी खुद की एक स्टूडेंट में। ही आल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट। तो उसका इंटरेस्ट अपनी एक स्टूडेंट में था जिसका नाम था मिलेवा मारिक, और जो कि स्विट्ज़रलैंड इसलिए आई थी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने क्योंकि वहाँ की कुछ यूनिवर्सिटी में से स्विट्ज़रलैंड की ये यूनिवर्सिटी ही इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो कि लड़कियों को डिग्री देती थी। ठीक है, तो वहाँ पर वो पढ़ाई करती थी और वहीं से उसका कांटेक्ट जो है आइंस्टीन से होता है और दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं लाइक द कपल फेल इन लव। दोनों आपस में एक दूसरे को प्यार करने लगते। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, मिक्सिंग साइंस विद टेंडर्स, wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। तो जब वो एक दूसरे को लव लेटर भी लिखते थे ना बेटा, तो उनके लव लेटर में भी उनकी पढ़ाई के शब्द ज़्यादा होते थे, यानी कि उनके लव लेटर भी ऐसे होते थे जो कि उनकी किताबों से जुड़े हुए शब्द होते थे। ठीक है, तो वो अपना लव लेटर साइंस में लिख रहे हैं, साइंस के वर्ड्स उसमें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर आइंस्टीन बोलता है कि कितने खुशी की और प्राउड की बात होगी जब आई शेल बी व्हेन वी बोथ ब्रॉट आवर वर्क, जब हम दोनों एक साथ अपना काम लेके आएंगे ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, रिलेटिविटी के ऊपर टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। एक विक्टोरियस कंक्लूजन का मतलब एक फाइनल क्लोजिंग कंक्लूजन पे कि अल्टीमेटली रिलेटिविटी होती क्या है, कैसे काम करती है, क्या क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं। इसके बाद ये बोलता है कि इन 1900 यानी कि 1900 में एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो है यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गया था लेकिन उसके पास कोई जॉब नहीं थी। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गैव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। तो 1900 में जब वो ग्रेजुएट हो गया तो उसके पास कोई जॉब तो थी नहीं, तो उसने क्या किया, प्राइवेट टीचिंग शुरू कर दी। ठीक है, एक टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर उसने प्राइवेट लेसन्स दिए बच्चों को और 1902 में उसको एक जॉब मिल गई टेक्निकल एक्सपर्ट की पेटेंट ऑफिस में। वहाँ पर उसका काम क्या था? वहाँ पर उसका काम था कि जो दूसरे लोगों की इन्वेंशंस होती थी, उनकी जो थ्योरीज होती थी, उनको संभाल के रखना। लेकिन कहीं ना कहीं आइंस्टीन खुद की अपनी एक थ्योरी पे काम कर रहा था और वो अपने हमेशा ऑफिस की जो ड्रायर होती थी उसको क्या बोलता था कि भाई ये ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फ़िज़िक्स है, यानी कि ये मेरा एक ब्यूरो है जिसमें थियोरेटिकल फ़िज़िक्स रखी हुई है और उसके अंदर आइंस्टीन के बहुत सारे नोट्स हुआ करते थे उस रिसर्च के बारे में जो कि वो कर रहा था। वन ऑफ द फेमस पेपर्स वॉज 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together when after a journey, if one of them has been moving very fast relative to other. From this followed the world's most famous formula, which describes the relationship between the mass and energy. E=mc²। तो बेटा जो आप लोग अपनी साइंस में एक रूल आता है आप लोगों का जहाँ पे E=mc²,
डैट मीन्स ये मास और एनर्जी का फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है इस इक्वेशन में कि जो आपकी एनर्जी है वो आपका जो उसका स्पीड ऑफ लाइट है एक वैक्यूम मतलब खाली जगह में वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड का, यानी कि 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में वो ट्रैवल कर सकता है। तो ये फार्मूला जो है आइंस्टीन ने खोजा था अपनी थ्योरी के बाद, जो कि उसने रिसर्च करी थी और इस फार्मूले को उसने प्रूफ भी किया था। इसके बाद बोलता है आइंस्टीन वॉज सॉल्विंग दी मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, कि जब आइंस्टीन अपनी फिजिक्स में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग। तो उसकी जो प्राइवेट लाइफ थी, जो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी थी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं चलती थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू थोड़ा सा आगे का, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग। जो उसकी प्राइवेट लाइफ थी वो यहाँ पे देखो अनरेवलिंग दिया है स्टार्टिंग टू फेल, यानी कि उसकी जो प्राइवेट ज़िंदगी है वो फेलियर की स्टेज पे आ गई थी, यानी कि अब उसकी ज़िंदगी में नाकामियाँ आनी शुरू हुई थी। तो प्रोफेशनली तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन पर्सनली उसकी जो खुद की ज़िंदगी है वहाँ पे उसको ज़्यादा अच्छी सफलताएं नहीं मिल रही थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलवे राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़ बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। अल्बर्ट चाहता था कि वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है मिलेवा उसके साथ अपनी स्टडीज़ ख़त्म होते ही शादी कर ले, लेकिन जो अल्बर्ट की मदर थी वो इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। उसको क्या लगता था कि जो मिलेवा है वो पहली बात तो उसके बेटे से 3 साल बड़ी है, ठीक है, और दूसरी बात क्योंकि वो पढ़ चुकी है, क्योंकि उसने पढ़ाई कर ली है, इसलिए हो सकता है कि उसका जो दिमाग है वो अलग किस्म का हो और वो अपनी इंटेलिजेंसी जो है वो हमेशा अक्सर उन पे झगड़ा करेगी। तो ये किसके थॉट थे? ये अल्बर्ट की मदर के थॉट थे कि भाई ये लड़की पढ़ ली है और ऐसा ना हो कि अपनी समझदारी अक्सर हम पे झगड़ा करे और हमारे घर में शांति के बजाय अशांति फैला दे। होता है ना, आप लोग देखते हो इंडियन मदर का भी काफ़ी हद तक यही सिस्टम होता है कि ज़्यादा पढ़ लिख गए तो भाई दिक्कत आएगी शादी में। तो कई पेरेंट्स की अभी भी ये सोच है। तो यहाँ पर इसी तरीके से अल्बर्ट की मदर की भी यही सोच थी। शी इज़ अ बुक लाइक यू, वो बोलती है कि वो तो तुम्हारे लिए किताब की तरह है। हिज मदर सैड आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ। तो इसकी वजह से अपनी माँ की नाराज़गी की वजह से आइंस्टीन जो होता है अपनी शादी को कैंसिल कर देता है। वो उसकी माँ आइंस्टीन की खुश नहीं होती शादी से। आइंस्टीन बोलता है यार जब माँ ही खुश नहीं है तो शादी करके क्या करूँगा। तो भले ही वो उससे प्यार जरूर करता है लेकिन उससे शादी नहीं कर पाता है। उसकी माँ उसको लॉजिक देती है कि भाई देख उसको ना तो खाना पकाना आता है, ना घर की साफ़ सफाई करनी आती है, ना पति की सेवा करनी आती है। उसको तो बस ये है कि हाँ किताबें पढ़नी आती है, उसको तो जानकारी है, नॉलेज है। तो तेरे लिए तो वो किताब की तरह हो जाएगी, तेरे लिए तेरी वाइफ कैसे बन पाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से फिर वो डिसाइड करता है कि चलो छोड़ो शादी नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट में कहता है द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। तो इसके बाद ये जो जोड़ा होता है जनवरी 1903 में शादी कर लेता है, यानी कि जो उस जोड़े ने अल्बर्ट आइंस्टीन और उसकी गर्लफ्रेंड ने हार नहीं मानी होती। अपनी माँ के इतना नानोकर करने के बावजूद वो कुछ टाइम के लिए अपनी शादी पोस्टपोन कर लेते हैं, लेकिन बीच बीच में अपनी माँ को समझाते हैं और अल्टीमेटली 1903 में दोनों शादी कर लेते हैं। और उसके बाद उनके 2 बेटे होते हैं, लेकिन कुछ साल के बाद जो उनकी शादी होती है वो बिखरने लगती है। मिलविया जो है वो अपना इंटेलेक्चुअल एम्बिशन छोड़ देती है, बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन जाती है। देखो क्या होता है बच्चे कि जब कोई बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है ना तो उसको लगता है कि मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं अपने इस टैलेंट को आगे दुनिया को दिखाऊं, मैं भी आगे बढ़ूं, ठीक है। कल को आप कोई अच्छी डॉक्टर की डिग्री कर लो, IAS वगैरह की ट्रेनिंग ले लो या फिर कोई CA वगैरह कर लो, तो ऐसा तो नहीं है करने के बाद आप घर पे बैठना पसंद करोगे। आप क्या चाहोगे कि भाई जितनी मेहनत मैंने इस पढ़ाई के लिए करी है, अब जब मैं उस पढ़ाई में सक्सेस हो गया हूँ तो उसका फ़ायदा भी उठाऊँ, कुछ जॉब करूँ, कुछ काम करूँ जिससे तो पैसे घर में आए। तो यही हाल कुछ अल्बर्ट की वाइफ का भी था, लेकिन वो क्या होता है कि वो घर में ही इतनी बिजी हो जाती है बच्चों में और परिवार में कि वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। और जो उसका मन होता है कि भाई वो भी बाहर जाके जॉब करे, बाहर जाके नौकरी करे, वो उसका मन पूरा नहीं हो पाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने लगती है और इरिटेट होने लगती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसकी ये जो फ्रस्ट्रेशन होती है धीरे धीरे उनकी लाइफ पर असर डालने लगती है। एंड आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, और कई सालों की लगातार लड़ाई के बाद द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1990, और दोनों एक दूसरे को डिवोर्स दे देते हैं 1919 में। आइंस्टीन मैरिड
हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। और देखो आइंस्टीन यहाँ पे कितना बड़ा वो होता है कि भाई इसी साल तलाक लेता है और अगले उसी साल में शादी भी कर लेता है, और किससे, अपनी कज़न से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फ़ॉरेन में जैसे इंडिया में इतना माना जाता है कि भाई कज़न है, सिस्टर है, ब्रदर है, फ़ॉरेन वगैरह में इतना नहीं माना जाता है। तो क्या होता है, वो अपनी कज़न सिस्टर से उसी साल शादी कर लेता है जिस साल वो डिवोर्स लेता है। इसके बाद 12th पैरा में कह रहा है, आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world of fame in 1915. He had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. तो 1915 में उसकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश होती है, जो कि ग्रेविटी को लेकर एक नई धारणा को जन्म देती है। यहाँ से अब उसके करियर का उभार दिखाया जा रहा है कि कैसे अपने करियर में ग्रोथ लेता है। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. और 1919 में एक सूर्य ग्रहण होता है जो कि थ्योरी को बिल्कुल प्रूफ करता है कि भाई ये जो आइंस्टीन ने थ्योरी बनाई है बिल्कुल एक्यूरेट थ्योरी है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। और ये उस साल 1919 में एक ग्रहण पड़ता है, उससे साबित होता है। तो देखो सेकंड वाइफ जो है इसकी, वो इसके लिए कितनी लकी है कि 1919 में इसने शादी करी, 1919 में इसने तलाक दिया, फिर शादी करी, और 1919 में ही एक सूर्य ग्रहण पड़ा, जिससे कि जो काम उसने 1915 में किया था, जिस बात की जो आजमाइश वो 1915 से करता आ रहा था कि नहीं ऐसा होता है और ये जो ग्रेविटेशन है ये इस तरीके से काम करेगा, वो प्रूफ होता है 1919 में इस सूर्य ग्रहण के साथ। ठीक है, आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस। आइंस्टीन ने एडवांस में ही एकदम ठीक कैलकुलेट कर लिया होता है कि द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्ट थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। ये सूरज के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वहाँ से जो लाइट है वो कैसे डिफ्लेक्ट करेगी। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। और अगले दिन जब अखबारों में खबर आती है उसमें क्या लिखा होता है, उसकी जो हेडलाइंस होती है, अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, साइंस की दुनिया में एक और क्रांति। ठीक है, देन कह रहा है आइंस्टीन रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। उसके बाद 1921 में उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला, उसकी दूसरी शादी के 2 साल बाद। ही वॉज शॉवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया से उसको सम्मान और इन्विटेशन आने लगे और उसकी बहुत तारीफ़ होने लगी प्रेस में, यानी कि मीडिया में भी उसका काफ़ी नाम होने लगा। विद द नाजीज कम व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933। लेकिन जब 1933 में जर्मनी में नाजीज आए, यानी कि हिटलर का शासन शुरू हुआ, तो इसने क्या किया, आइंस्टीन को मजबूर कर दिया कि वो यूनाइटेड स्टेट में शिफ्ट हो जाए। 5 साल के बाद द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन physicists and uproar. Many of them had fled from fascism, just as Einstein had. Now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. तो हुआ क्या कि जब 5 साल उसने यूएस में शिफ्ट किया तो उसके 5 साल बाद एक न्यूक्लियर फिजन जो है उसका बर्लिन में इन्वेंशन हुआ, खोज हुई। और इस बात ने आइंस्टीन के साथ बाकी लोगों को भी डरा दिया कि अगर इस न्यूक्लियर से एटम बम की कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन नाजीज तक पहुंच गई या उन्होंने इसको बना लिया तो ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरे का निशान बन जाएगा। क्योंकि हिटलर क्या है, हिटलर उस टाइम पे अपने प्रकोप में था और सबको डर था कि अगर हिटलर के हाथ ऐसी ख़तरनाक चीज़ आ गई तो ये तो दुनिया को ही ख़त्म कर देगा। एट द अर्जिंग ऑफ कलीग आइंस्टीन रॉट अ लेटर। और अपने साथ के लोगों की रिक्वेस्ट पर आइंस्टीन एक लेटर लिखता है अमेरिकन प्रेसिडेंट को, जिसका नाम होता है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और ये कब लिखता है, 2 अगस्त 1939 को लिखता है, जिसमें वो बोलता है कि अगर एक बम भी इस टाइप का बना ना या फूटा कहीं पे भी तो माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। तो ना सिर्फ ये उस एरिया को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, बस उस एरिया से जुड़े हुए आसपास एरियाज़ पे भी इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन सीक्रेट प्रोजेक्ट इन देयर ऑन। लेकिन अमेरिकन क्या होते हैं, वो आइंस्टीन की बात को सुनते नहीं, वो सीक्रेटली इस बम का निर्माण कर देते हैं और इसको ड्रॉप कर देते हैं। कहाँ, जापानीज शहर में 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में। और आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम गिराया गया था तो वहाँ की हवा अभी भी इतनी रेडिएटेड मानी जाती है, इतना मतलब इन्फेक्टेड मानी जाती है कि बोला जाता है कि वहाँ पे जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो कई तरीके की बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। उनके अंदर काफ़ी सारे फिज़िकल चेंजेस होते हैं, मतलब उनकी बॉडी प्रॉपर डेवलप नहीं होती, वो मेंटली या फिज़िकली थोड़ा
मतलब पूरी तरीके से नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ वहाँ पे दिक्कत चली रहती है, और उसका रीज़न जो माना जाता है वो उस एटॉमिक रिएक्शन को माना जाता है। तो जब वो बम ब्लास्ट हुए तो इसने क्या है, आइंस्टीन को हिला दिया। आइंस्टीन इसी बात के लिए मना कर रहा था कि मत बनाओ और ये देश के लिए अच्छा नहीं है, दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अमेरिकन उसकी उस रिक्वेस्ट को सुनते नहीं हैं और वो बना देते हैं। और जब वो नागासाकी और हिरोशिमा पे गिरता है तो आइंस्टीन जिस बात की वार्निंग दे रहा होता है उसको दुनिया देखती है। तो इससे आइंस्टीन को बड़ा धक्का पहुंचता है कि यार एक बम ने, एक साइंस के अंदर हुई एक खोज ने मानवता का देखो कितना बड़ा नुकसान कर दिया, कितने सारे मासूम लोगों को मार दिया। दिस टाइम, इस बार ही रॉट अ पब्लिक मैसेज टू द यूनाइटेड नेशन। इस बार वो एक यूनाइटेड नेशंस को लिखता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ कुछ कंट्रीज़ होता है जो कि वर्ल्ड वाइड नज़र रखती हैं कि चीज़ें कितनी ख़राब जा रही हैं, कितनी सही जा रही हैं। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो यहाँ पर वो बोलता है कि भाई साहब एक वर्ल्ड गवर्नमेंट भी बननी चाहिए, क्योंकि हर कंट्री अपनी मनमर्जी चला रही है, तो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए जो कि कंट्रीज़ को अपनी मनमर्जी चलाने से रोके। वो उनको इंटीमेट करे कि भाई इससे तुम्हारा फ़ायदा तो होगा लेकिन बाकी सबका नुकसान होगा, तो ऐसे काम मत करो कि एक के फ़ायदे के लिए सबका नुकसान करो। तो उसने एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का वहाँ पे क्या कहते हैं सजेशन दिया। तो अनलाइक दी लेटर टू रूजवेल्ट, लेकिन जिस तरीके से रूजवेल्ट को लिखे उसके लेटर की कोई अहमियत नहीं रही, उसी तरीके से इस लेटर ने भी कोई प्रभाव नहीं डाला। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले कुछ सालों में आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टीन जो है धीरे धीरे पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगा, एगिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और उसने क्या किया, अपनी पॉपुलैरिटी का यूज़ किया, किस के लिए यूज़ किया कि दुनिया में शांति की स्थापना हो सके, दुनिया में लड़ाई झगड़े ना हो, ठीक है। तो इस बात का उसने फ़ायदा उठाया, किस बात का, अपनी फेमस पर्सनैलिटी होने का। क्यों, क्योंकि वो नोबेल प्राइज़ विनर था, ठीक है। तो उसकी कुछ पर्सनैलिटी थी, लोग उसको अच्छे से ध्यान से सुनते थे, उसकी बातों को अखबारों में रखा जाता था, मीडिया में रखा जाता था। तो उसने इसी बात का फ़ायदा उठाया कि भाई इस बहाने चलो दुनिया से ये लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, उन पे थोड़ा काम किया जाए कि लोग हथियारों की होड़ ना करें, लोग नई नई तबाही वाली इन्वेंशन ना करें, और लड़ाई जब हो तो इस तरीके के हथियारों का यूज़ ना हो। ये सारी बातें आइंस्टीन ने अपने कैंपेन में उठाई। तो व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955, जब आइंस्टीन 1955 में मरा 76 साल की उम्र में, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिस्ट जीनियस। तो जितना उसको महान वैज्ञानिक के तौर पर जाना गया, उतना ही उसको वर्ल्ड सिटीजन भी माना गया। वर्ल्ड सिटीजन का मतलब होता है कि हर कंट्री ने उसको अपने ही देश का बंदा माना। हर कंट्री ने कहा, देखो कुछ लोग हैं ना नायाब होते हैं, नायाब का मतलब जो सिर्फ अपनी कंट्री के लिए नहीं सोचते, जो पूरी दुनिया के लिए सोचते हैं, देश पूरी दुनिया के हर देश के बारे में सोचते हैं। तो हर कंट्री ना ऐसे लोगों को सम्मान देती है, जैसे महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी का सम्मान देखो आप सिर्फ इंडिया में नहीं है बल्कि अदर कंट्रीज़ में भी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि आप किसी भी ग्रेट पर्सनैलिटी को उठा लो, लाइक अगर मैं बात करता हूँ नेल्सन मंडेला, उन्होंने फ्रीडम फाइटिंग करी थी महात्मा गांधी की तरह ही, ठीक है। तो वो भी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको वर्ल्ड वाइड माना जाता है, जिसकी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है, जिसको एक ऐसा इंसान माना जाता है जिसने दुनिया के भले का काम किया है। आइंस्टीन के बारे में आप पढ़ ही रहे हो। इसके अलावा और भी जितने साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी खोज की हैं, जिन्होंने देश में एक रिवॉल्यूशन लेके आए हैं, देश को चेंज किया है, दुनिया को चेंज किया, वो सब को वर्ल्ड सिटीजन माना जाता है कि उन्होंने भाई सिर्फ अपने देश के लिए काम ना किया बल्कि पूरी दुनिया के लिए काम किया, ठीक है। तो ये था चैप्टर बेटा। 4th चैप्टर थोड़ा सा लेंदी था लेकिन इम्पॉर्टेंट भी उतना ही था। इसको समरी को आप एक बार फिर से सुन लीजिएगा। अगर आपसे लगातार एक बार में ना सुनी जाए तो पार्ट्स में, टुकड़े टुकड़ों में सुन लीजिएगा। आपको ये चैप्टर आना ज़रूर चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ठीक है। चलिए।